सर्वप्रथम मैं गुजरात क्षेत्र का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ इस ई कार्यकर्ता वर्ग के लिए। जैसे जैसे परिस्थिति बनती है देश की, वैसे वैसे उसमें ढलते हुए हम आगे आगे बढ़ते हैं। यही हमारा इतिहास है, यही हमारी परंपरा है। और उसी परंपरा के अंतर्गत हम आज इस कोरोना से बाधित पूरे विश्व की इस विपरीत संकटमय परिस्थिति में भी हम अपने कार्य से कहीं भी अलग नहीं हो रहे हैं। उस कार्य को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हमने इस विभिन्न कार्यकर्ता वर्ग का आयोजन किया है। यह बहुत बहुत अभिनंदनास्पद है, इसलिए आप सभी का पुनः एक बार अभिनंदन करती हूँ। एक बार एक ससुर जी थे, तो वो रोज सब्जी लाने के लिए बाजार जाते थे और एक उनका सब्जी वाला तय था, उसी सब्जी वाले से वो सब्जी लेते थे। तो एक बार उनके बेटे की शादी होती है और शादी होने के बाद उनकी नई बहुरानी को लेकर वो सब्जी लाने के लिए जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो सब्जी वाला पूछता है कि अरे, आपके साथ आज कोई नई व्यक्ति आई है? तो वो ससुर जी बोलते हैं, हाँ, मेरी नई बहुरानी है, बहुत पढ़ी लिखी है। तो वो सब्जी वाला उत्तर देता है, हाँ, वो तो पता ही चल रहा है, उसने टमाटर के ऊपर प्याज रखे हैं। ऐसा वो सब्जी वाला बोलता है। तात्पर्य क्या है, हम समझ गए कि हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमने प्याज के ऊपर टमाटर रखने चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी पुस्तकी ज्ञान बहुत होता है, लेकिन 3 बातें अगर हमें सफल जीवन जीना है तो 3 बातें आवश्यक है। उसमें सबसे पहला है कि किसी भी चीज का ज्ञान होना, एक। दूसरी बात है उस ज्ञान को व्यवहार के रूप में, प्रैक्टिकल नॉलेज, उस रूप में अगर हम लाते हैं तो सफलता से जी सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो बात है संस्कारों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बौद्धिक श्रृंखला में अलग अलग ऐसे बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो ये जो गुणों का निर्माण वाला ये संस्कार पक्ष जो है उसकी पुष्टि करता है। अभी अभी हमने एक बहुत अच्छा अमृत वचन सुना कि थोड़े से गुणों को भी बड़ा करके बताने वाला एक उत्तम व्यक्ति होता है, ऐसा हमने अमृत वचन में सुना। तो ऐसे सारे गुणों का अगर हमें संपादन करना है तो ये बौद्धिक वर्ग की श्रृंखला हमें इस संगठन कार्य में बहुत मदद करती है। आज का हमारा जो विषय है वह विषय है तेजस्वी तरुणी भारत की निर्माता। मैं इस विषय को थोड़ा सा एक शब्द जोड़ रही हूं, तेजस्वी तरुणी नव भारत की निर्माता। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि भारत ये कोई आज का कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व का देश नहीं है, ये तो बहुत पुरातन देश है, हजारों वर्ष पुराना जिसका इतिहास है, ऐसा ये हमारा एक तेजस्वी भारत देश है। तो लेकिन आज की अगर परिस्थिति देखे, यानी बिल्कुल इस 2 महीने की परिस्थिति, तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि अब अभी ये सारा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, इस कोरोना वायरस के सारे बीमारी चले जाने के बाद हमें जिस भारत का निर्माण करना होगा, जिस विश्व का पुनर्निर्माण करना होगा, वो एक नए सिरे का भारत है। और कल संयोग से हमने पूरे देश ने, क्या विश्व ने 2 भाषण सुने। प्रातः काल एक प्रचारक जो राजनीतिक क्षेत्र में है उनका भाषण सुना, और सायंकाल दूसरे प्रचारक जो आज सामाजिक क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे 2 भाषण सुने। उससे हमें ध्यान में आता है कि हमें किस प्रकार के एक नव भारत का निर्माण हमें करना है। तो इस सब के कारण अभी हम सोचते हैं, अभी हम सौराष्ट्र प्रांत में बैठे हैं। अगर सौराष्ट्र प्रांत का इतिहास के बारे में हम देखें तो जैसे भारत का इतिहास बहुत पुरातन है, वैसे ही इस सौराष्ट्र प्रांत का इतिहास भी बहुत पुरातन है। जामनगर के शिलालेख में इस सौराष्ट्र नाम का उल्लेख हमें मिलता है, जो प्राकृत नाम सोरठ नाम से भी हम जानते हैं, और उसका अर्थ है अच्छा देश। तो आज हम एक अच्छे देश के प्रांत में बैठे हैं। हमारे प्रांत के नाम का अर्थ भी अच्छा देश ऐसा ही है, और इसमें बैठे हुए आज हम भारत के पुनर्निर्माण की, नव भारत के निर्माण की बात करने वाले हैं।
दूसरी और एक बात जिसका विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ, वो यानी हमने इस वर्ष 12 जनवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गुजरात में संपन्न किया, जिसमें पूरे गुजरात से 1000 से अधिक सेविकाएं उपस्थित थी। उन्होंने घोष का बहुत अच्छा वादन किया और लौह पुरुष यानी आज तेजस्वी तरुणी का विषय का विचार करते हुए उस लौह पुरुष को हम याद करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी प्रतिमा के सामने स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर हमने इस प्रकार का एक घोष का आयोजन किया, जिसके कारण भी हमारे संगठन में एक तेजस्विता का निर्माण हुआ, ऐसा लगता है। तो उस उपलक्ष्य में भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। अभी अगर हम गुजरात की जनसंख्या, मुख्य रूप से गुजरात के कार्यकर्ता हम उपस्थित हैं, तो अगर हम गुजरात की जनसंख्या के बारे में सोचे तो लगभग 6.25 करोड़ आज गुजरात की जनसंख्या है। और उसमें अगर युवा जनसंख्या के बारे में सोचे तो 25% के आसपास है, 20 से 25% के बीच में युवा जनसंख्या है। तो अगर सब हिसाब लगाए तो 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ में कुछ युवा हैं यानी युवक हैं और कुछ युवतियां हैं, तो लगभग 75 लाख युवतियां गुजरात के क्षेत्र में रहती है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। अभी हम इस विषय को ले चले हैं कि हमें इन 75 लाख युवतियों को हम अगर तेजस्वी बन जाए तो एक नए गुजरात का निर्माण होगा। और वैसे ही आज पूरे देश की जनसंख्या के बारे में हम कहें तो लगभग 60% युवा जनसंख्या आज हमारे पूरे देश में है। तो अगर ऐसे भारत को तेजस्वी भारत बनाना होगा तो इसके आधी यानी 30% युवतियां आज देश में हैं, वो जब तेजस्वी बनेगी तो इस नव भारत का, एक तेजस्वी भारत का निर्माण हो सकता है। अभी अगर आज के विषय के बारे में और एक सोचें तो सीधे सीधे आज का विषय हमारे ध्येय से संबंधित है। हमारे प्रार्थना में हम बोलते हैं, समिति की प्रार्थना में, वयम भावी तेजस्वी राष्ट्रस्य धन्याः जनन्यो भवेमेति देह्याशिषम्। हम आशीर्वाद मांग रहे हैं ईश्वर से, भारत माता से, जो भी कहे, हम ऐसा आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमें ऐसी धन्य जननी बनाओ या धन्य निर्माता बनाओ कि जो एक भावी तेजस्वी राष्ट्र का निर्माण कर सके। अभी यहाँ जो जननी, ये जो शब्द है, तो वो सिर्फ कहीं शारीरिक संबंधी फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यानी हम बोलते हैं माता निर्माता भवती, यानी जो माता होती है वो निर्माण करने वाली होती है। तो आज हम जो सब हैं वो इस नव भारत का निर्माण करने वाले हैं। तो सीधा सीधा ध्येय का स्मरण आज हम इस विषय के माध्यम से करने वाले हैं। तो ऐसा तेजस्वी भारत हमें निर्माण करना है, और अगर तेजस्वी भारत निर्माण करना है तो तेजस्वी भारत के सुपुत्र, तेजस्वी भारत की कन्याएं तेजस्वी बननी चाहिए, ऐसा हमारा स्पष्ट विचार है। लेकिन आज हम सिर्फ तरुणियों के बारे में मुख्य रूप से विचार करने वाले हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि आप में से अनेक लोग शायद 16 से 30 वर्ष के ऊपर के आयु के होंगे या कम आयु के होंगे। तो इन सब कार्यकर्ता ये सब कहेंगी कि हम तो मन से, अक्सर कहती है समिति कार्यकर्ता, हम सब जानते हैं जब सूर्य नमस्कार यज्ञ अभी हमने 8 अप्रैल को किया पूरे देश में, तो उसमें सबसे बुजुर्ग जो कार्यकर्ता थी वो 80 साल की थी, और एक 80 साल की कार्यकर्ता ने 4 दिन 100 सूर्य नमस्कार की। तो इनको तो हम शायद हम हमारे से भी युवा कह सकते हैं, ऐसा युवा मन होने वाली हमारी सब आज कार्यकर्ता है विभिन्न आयु की। लेकिन आज हम मुख्य रूप से इस 16 से 30 के बीच के आयुगठ का विचार करेंगे। अभी अगर हम तेज बोलते हैं, पहला ही शब्द है इस बौद्धिक के शीर्षक का, तेज। तेज बोलते ही हमारे सामने अनेक बातें आती हैं। हम कहते हैं सूर्य का तेज, अग्नि का तेज, बिजली का तेज। हम एक गीत हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें चमक उठी तलवार, इसमें भी, इस तलवार में भी, यानी झांसी के रानी के तलवार में जो तेज था, यानी अपनी आंख, एक आंख, जब पीछे से अंग्रेज झांसी के रानी के शरीर पर तलवार का वार करता है, उस वर्णन ऐसा है इतिहास में कि उसकी एक आंख बाहर आ जाती है, और उस परिस्थिति में भी वो दूसरे हाथ से उसी पीछे वाले अंग्रेज पर तलवार से वार करती है। हम कल्पना कर सकते हैं आज अगर हमारी आंख में एक छोटी सी कोई चीज चली जाए तो हम कितने अस्वस्थ होते हैं, लेकिन इस शूरवीर महारानी जो मात्र 23 साल की थी, इस झांसी की रानी की एक आंख बाहर आने के पश्चात भी जब उसका दूसरा हाथ तलवार सहित पीछे के अंग्रेज पर अगर वार करता है तो उसमें किस प्रकार का तेज होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर अगर तेज के बारे में हम कहें तो हम बोलते हैं भगवान का एक तेजो वलय होता है। हम सब लोग इन दिनों रामायण महाभारत जैसे धारावाहिक देख रहे हैं। जब अर्जुन को विराट रूप दर्शन दिखाई देता है तो उसकी आंखें वो सहन नहीं कर पाती, उसको ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो यही वो तेज है, यही वो तेजो वलय है जिस तेज की हम बात करते हैं। रामायण महाभारत का उल्लेख किया है तो सीता और द्रौपदी के सतीत्व के तेज के बिना हम इस विषय में आगे नहीं बढ़ सकते, जिसका हम रोज प्रतिपल हर धारावाहिक में हम उसका अनुभव कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही कीचक वध से पूर्व जब कीचक उस बरामदे से गुजर रहा था और उसके पास से जब द्रौपदी गुजरती है तो आगे जाकर कीचक उसके बहन को बोलता है कि अरे वो क्या है, जैसे कि कोई आग की लपट मेरे पास से गई है, ऐसा मुझे लगा। यानी उसी से उस द्रौपदी के सतीत्व का तेज क्या होगा इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। चेहरे पर तेज है ऐसा हम बोलते हैं, फिर आंखों में तेज है ऐसा हम बोलते हैं। जब मैं विद्यालय में थी तो हम एक गीत गाया करते थे, मराठी में है, मैं बस एक पंक्ति बताती हूँ, अर्थ भी बताऊंगी। उस स्वामी विवेकानंद के बारे में यह गीत है। उस गीत में लिखा है, त्या तेजस्वी डोळ्यांमधनी वीज अजुनी सांगते, उत्तिष्ठत जागृत बंधूंनो उत्तिष्ठत जागृत। यानी स्वामी विवेकानंद के आंखों का तेज ही हमें ऐसा बताता है कि अरे उठ जाओ, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठत जागृत, इस प्रकार का वर्णन उस गीत में किया है। तो चाहे शारीरिक तेज हो, मानसिक तेज हो, बौद्धिक तेज हो, आध्यात्मिक तेज हो, आज अगर हमें युवाओं के बारे में विचार करना है तो इस सारे प्रकार का तेज हम अगर अपने आंखों के सामने रखते हैं तो ही हम तेजस्वी युवा बन सकते हैं। और इसी प्रकार की हमारी अपेक्षा है कि हमारी तरुणी इस विभिन्न प्रकार के तेज से युक्त हो। अगर हम युवा या युवती इसके बारे में सोचे तो उनके अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, गुण हैं। जैसे कि जो युवा होते हैं तो वो बहुत उत्साही होते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता बहुत अधिक होती है, वो ऊर्जावान होते हैं, उनका खून खौलता हुआ होता है। कुछ अगर हो गया तो या विपरीत घटना हो गई, अन्याय हो गया तो ऐसे खून खोल उठता है, बिल्कुल सादा। कभी घर में भी हमें ऐसी घटनाएं होती है कि अपने मन के विरुद्ध किसी ने कुछ कहा तो एकदम ज्वालामुखी भड़क उठता है, तो ऐसा खौलता हुआ खून होता है। किसी बड़े आह्वान को, चैलेंज को स्वीकार करने की, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इस प्रकार की एक मानसिकता होती है। जिद्दी होते हैं, नया नया खोजते हैं, नए नए प्रयोग करना उनको अच्छा लगता है, कल्पक, क्रिएटिव होते हैं और टेक्नोसैवी है। जैसे आज कल जितनी भी प्रकार की अलग अलग टेक्नोलॉजी, तंत्र ज्ञान है, उसमें वो बहुत माहिर होते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। अभी कुछ मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, क्लियर आ रही है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी युवाओं के कुछ रुचि के भी विषय होते हैं, जैसे कि उनको घूमना अच्छा लगता है, गपशप करना अच्छा लगता है, नृत्य करना अच्छा लगता है, सजना धजना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे रहना अच्छा लगता है। ऐसे कुछ रुचि के विषय है। अभी हम अगर देखें
कि कुछ युवाओं के गुण हैं और कुछ युवाओं के रुचि के विषय हैं। तो आज अगर तेजस्वी तरुणी का हमें निर्माण करना है और उसके माध्यम से नव भारत का निर्माण करना है, तो इन सारे गुणों का उपयोग, इन सारे रुचियों का उपयोग हमने इस तेजस्विता के लिए उपयोग में लाने की आवश्यकता है। अगर कुछ उदाहरण ही देने हैं तो हम सब लोग जानते हैं, एक इतिहासकालीन हमारे देश की एक बहुत हृदय घटना है। उदयपुर में, राजस्थान में उदयपुर के पास एक सलुम्बर नाम का गांव है। तो उस राज्य में एक प्रसिद्ध एक वीरांगना हुई, हाड़ा रानी या हाड़ी रानी उसको कहते हैं। तो एक बार वहां उसके जो राजा थे राणा चुंडा, तो उनको युद्ध में जाने की आवश्यकता पड़ी। उनका विवाह बस संपन्न हुआ ही था, 1-2 दिन ही हुए थे, और तुरंत युद्ध के लिए उस राजा को बुलाया गया। वो जो रानी थी वो दिखने में बहुत सुंदर थी, रूपवान थी। तो वो राजा जब युद्ध के लिए निकलता है तो उसका मन थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। उसको थोड़ा सा लगता है कि अरे अभी अभी विवाह संपन्न हो रहा है, थोड़ा सा रानी के प्रति मोह भी उत्पन्न हो रहा था। तो वो दरवाजे तक जाता है लेकिन वो आगे नहीं जा पाता। तो अपने सेवक के हाथों संदेश भेजता है रानी को कि रानी को बोलना कि कुछ न कुछ उसकी भेंट या निशानी चाहिए। जैसा ही ये सेवक रानी के पास आता है और रानी को बोलता है कि राजा ने आपकी कुछ न कुछ भेंट या निशानी मांगी है, उस समय रानी को तुरंत ध्यान में आता है कि राजा का जो चित्त है, राजा का जो ध्यान है, वो उसके मूल ध्येय से विचलित हो गया है। वो युद्ध की ओर उसका ध्यान नहीं, उसका ध्यान तो मेरे तरफ है। और जिस क्षण उसे ये ध्यान में आता है तो वो समझती है कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये इतिहास की बहुत बड़ी वीर घटना है। वो रानी जो एक क्षत्राणी थी, एक छात्र वृत्ति जिसके मन में, शरीर में, हृदय में भरी हुई थी, वो पास की तलवार उठाती है और अपना सर काट देती है। सर काटती है और वो जो सेवक था तो वो सिर उसका हाथ में लेता है और राजा के वहां जाता है। जैसे राजा के वहां पहुंचता है तो राजा पूछता है कि क्या हुआ, रानी ने कुछ भेंट निशानी दी? तो वो सेवक अपने हाथ की थाली आगे करता है, वो उसके ऊपर का ढका हुआ वस्त्र निकालता है तो उसको दिखाई देता है कि जिस प्रकार वो कटा हुआ सर, जिस रानी के प्रति उसका इतना स्नेह था, उसका कटा हुआ सर अपने सामने थाली में है। वर्णन ऐसा है इतिहास में कि उसके जो बाल थे, चोटी थी, उसको बालों सहित वो उसका सिर अपने गर्दन के ओर बांधता है और गर्दन में बांधकर वो युद्ध की ओर चला जाता है और यशस्वी होता है। और इस पूरी घटना का एक वर्णन वहां के कवि ने किया है। राव सलुम्बर के चुंडा ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर जिसने भेजा वो तो हाड़ी रानी थी। ऐसा बलिदान का तेज और अपने बलिदान द्वारा राजा को अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाने वाले वीरांगनाओं का इतिहास आज हमारे देश का है। वो भी रानी कोई बड़े आयु की नहीं थी, वो भी हमारे जैसे युवा रानी थी जिसने इस प्रकार का बलिदान किया। अभी कुछ साल पूर्व की घटना देखे, एक आप में से कुछ लोगों ने शायद वो फिल्म देखी होगी। 1986 की घटना है। नीरजा भनोत नाम की एक एयर होस्टेस, तो भारत से बाहर गया हुआ हवाई जहाज आतंकवादियों द्वारा उसको हाईजैक किया जाता है, अपहरण किया जाता है उस विमान का। तो जैसे ही विमान का अपहरण होता है तो ये जो नीरजा भनोत नाम की एयर होस्टेस उस हवाई जहाज में थी, तो उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है, गोली लगने के कारण, बंदूक की गोली से उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। कब उसकी मृत्यु होती है? तो वो विमान में बैठे हुए प्रवासी लोगों को जब बचाने के लिए प्रयास कर रही थी तो उनको बचाते बचाते इसको एक गोली लग जाती है और वो वहीं बलिदान हो जाती है। तो आज ये इतिहास यानी हाड़ा रानी से लेकर आज अगर नीरजा भनोत, जो ये अभी 1986 की घटना है, हम अगर देखें कि इस प्रकार की वीर युवतियां आज हमारे देश में हैं जो अपने देश को ही सर्वस्व मानती है। यानी अगर नव भारत का निर्माण करना है हमें, तो इस प्रकार यानी बलिदान की भी तैयारी हम में
होनी चाहिए, इस प्रकार का आज हमारा इतिहास है। आप में से शायद कुछ लोगों ने एक मिर्च मसाला नाम की कुछ वर्ष पूर्व एक फिल्म आई थी, वो देखी होगी। उसमें जब सब दुष्ट लोग जब आते हैं और वो कारखाने में जब सब तेजी से आते हैं, तो वहां की सारी महिलाएं वो जो मिर्च की पाउडर बना रही थी, तो वो सारे बड़े बड़े बोरियां लेकर उन सब के ऊपर उछालती है, तो उनके आंखों में सबके मिर्च चली जाती है और उसके कारण वो सारी महिलाएं अत्याचार से बच जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, ये भी एक प्रकार का तेज है, यानी अन्याय का विरोध करना। आज हमारे ऊपर बहुत प्रकार के अन्याय समाज जीवन में होते हैं, तो इस समाज जीवन के अन्यायों का अगर हमें प्रतिकार करना होगा, तो इस प्रकार का एक मन हमारा, इस प्रकार का हमारा शरीर, इस प्रकार की हमारी बुद्धि हमें बनाने की आवश्यकता है। देखो, ये भी एक प्रकार का बौद्धिक तेज है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष अपने अमेरिकन छात्रों को बोले, अरे अच्छे से पढ़ाई करो, गणित ये विषय भारतीयों का एक विशेषता वाला विषय है, तो जिसमें वो बहुत निपुण है। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने उनके छात्रों को बोला कि अच्छे से पढ़ाई करो, वरना भारतीय बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो आज ये बुद्धि का तेज है कि जो आज हमारे युवाओं में हमें मिलता है। अभी इसी तेज के अलग अलग प्रकार हैं। अभी हमने इतने में दो उदाहरण सुने होंगे। एक पुणे के पास का, अभी 2 दिन पूर्व ही खबर में आया था कि इस सारे कोरोना के परिस्थिति में एक बिल्कुल युवा सरपंच है, कुछ 23वें या ऐसे साल में वो सरपंच बन गई गांव की, और जो जो अभी प्रशासन ने कहा है इस कोरोना को दूर करने के लिए, वो सारी सुविधाएं और आवश्यकताएं वो अपने छोटे से गांव में वो तैयार कर रही है या उसने किया है। और वो प्रधानमंत्री जी से बोली कि हम आपका पूरा सहयोग जो जो कहेंगे उस, यानी अगर इतने छोटे छोटे गांव में ये सफलता जब मिलती है, तभी पूरे देश का निर्माण, नवनिर्माण होता है, ऐसा हमें ध्यान में आता है। ऐसे ही एक अपनी इंग्लैंड की सेविका है, तो उसने वो यूथ फॉर सेवा करके एक अपना प्रकल्प चलता है। तो इस यूथ फॉर सेवा के अंतर्गत वो भारत में आई, 7 दिन यहाँ रही, कुछ देहात नहीं, जिसे सेवा बस्ती कह सकते हैं, तो सेवा बस्तियों में गई, और उसने जब ऐसा देखा कि अरे किस परिस्थिति में ये बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उसने वो सारी परिस्थिति देखी और उसके मन के ऊपर बहुत उसका परिणाम हुआ। वो वापस जब इंग्लैंड गई, इंग्लैंड जाने के बाद वो एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम की नर्तिका है, तो उसने एक भरतनाट्यम का कार्यक्रम इंग्लैंड में आयोजित किया, और उसे देखने के लिए जो लोग आए तो उसके लिए टिकट रखा, और उससे लगभग 2-2.5 लाख रुपयों का अर्जन करके उस सेविका ने भारत के इस सेवा प्रकल्प के लिए भेजा। तो ये भी एक तेज है, यानी हमें, हमारे पास जो अच्छे गुण हैं उसका एक अच्छे के लिए प्रगटीकरण करना, यही आज हमें इन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा दिखाई देता है। अभी भारत अगर इस विषय का विचार करे, तो भारत का अर्थ ही तेजस्वी है। हम जानते हैं भा अर्थात तेज, और रत यानी उसमें रममाण होने वाला। तो तेजस्वी या भा का दूसरा अर्थ है ज्ञानी। ज्ञान के तेज का प्रकाश आज पूरे विश्व में फैलाने वाला अपना देश है, और शायद इसीलिए चाहे आज दवाइयों के रूप में आज हम विश्व के पास जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का एक प्रकाश हम पूरे विश्व में फैला रहे हैं। अभी इसका पुनर्निर्माण, हमें नवनिर्माण करना है, पुनर्निर्माण करना है, तो बहुत सारी चीजों का आज हमें विचार करना होगा। और भारत का पुनर्निर्माण या नव भारत का निर्माण, उसमें सभी क्षेत्र आते हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, तकनीकी हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, क्रीड़ा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके नामों का उल्लेख शायद मैंने किया भी नहीं, लेकिन ऐसे सारे क्षेत्रों में जब भारत अच्छा बनेगा, जब भारत अपने क्रमांक 1 पर जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि एक तेजस्वी भारत का निर्माण हुआ है। तो आज हम सब युवा, आज हम सब युवतियां अलग अलग क्षेत्र में रुचि रखने वाले हैं। किसी को तकनीकी क्षेत्र में अच्छी है, कोई अच्छी इंजीनियर है, कोई अच्छी बहुत खिलाड़ी अच्छी है,
कोई टेक्निकल इसमें बहुत अच्छा करती है, कोई बहुत अच्छी बिजनेसमैन है, तो आज हमें इसी चीज का विचार करना होगा कि मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊं, किसी भी क्षेत्र में जाऊं, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाइए, लेकिन जिस क्षेत्र में आज मैं हूं उस क्षेत्र में मैं अपने भारत को, मैं अपने व्यवसाय को, मैं अपने जिस शहर में रहती हूँ उस वाले क्षेत्र में नंबर 1 पे जाऊं, आई विल बी द टॉप मोस्ट ऑन इन दैट होल एरिया। इस प्रकार का विचार अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ऐसा भारत का निर्माण हो सकता है। आज ये भारत के पुनर्निर्माण में बहुत सारी विरोधी ताकतें भी काम कर रही है। कुछ विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। अगर हमारा तेज जागृत है, हमारी तेजस्विता है, तो इस राष्ट्र विरोधी ताकतों का, उसके विरोध में हमें तुरंत खड़े रहना चाहिए, तुरंत आवाज उठानी चाहिए। हम अगर फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पे हैं तो तुरंत हमने उस पर ट्वीट करना चाहिए, फेसबुक पे पोस्ट डालनी चाहिए। इस राष्ट्र विरोधी ताकतों के सामने अगर हम इतनी गति से खड़े रहे तो ही हम तेजस्विता की ओर बढ़ सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं अभी पालघर में साधुओं की हत्या हुई, ऐसे बहुत सारी राष्ट्र विरोधी घटनाएं घट रही है। हम एक गीत गाते हैं, जीना है तो गरजे जग में, हिंदू हम सब एक, उलझे सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक। तो ऐसे एक तेजस्वी हिंदुत्व को, प्रखर हिंदुत्व को हम हमारे में जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार का निर्माण हम कर सकते हैं। एक दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगी। आज अगर हम युवतियों के बारे में या महिलाओं के बारे में सोचे तो आज घरेलू हिंसा ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज हमें दिखाई दे रहा है। अगर कुछ वर्ष पूर्व का नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे देखे तो 33.5% डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, एंड 8.5% सेक्सुअल वायलेंस अमंग्स द वुमेन एजेड 15 to 49, यानी 15 साल से लेके 49 साल के बीच की घरेलू हिंसा का प्रतिशत आज हमारे देश में ये है, या इस प्रकार की सेक्सुअल वायलेंस का भी ये प्रतिशत है। अगर इस सब का विरोध करना है, इस सब से अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी, हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, अपनी स्वयं की दृष्टि, और हमारे साथ हमारे जो भाई रहते हैं उनकी दृष्टि हमें हम जब बदलेंगे तभी हम इन प्रश्नों से ऊपर उठ सकते हैं। अभी दूसरा और एक विषय है जो हम अक्सर संगठन में बात करते हैं और वो है महिला सुरक्षा या युवती सुरक्षा के बारे में। अगर हमें तेजस्वी बनना है तो हमें कुछ आत्म सुरक्षा के तंत्र सीखने होंगे, हमें अपने आप में निर्भय बनना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को डरना नहीं होगा हमें, बिल्कुल वो जो निर्भयता है, निडरता है, वो हमें लानी पड़ेगी। उसके लिए हमारा बहुत अच्छा माध्यम जो संगठन हमें सिखाता है वो शारीरिक प्रशिक्षण का माध्यम है। हम जब नियुद्ध सीखते हैं या कोई शस्त्र सीखते हैं चलाना, दंड जैसा चाहे शस्त्र हो, तो बार बार हमारी शिक्षिका हमको बोलती है कि दृष्टि, तीक्ष्ण दृष्टि करो, यानी सिखाते सिखाते हमारी शिक्षिका कहती है कि अपना आवेश ऐसा होना चाहिए, अपनी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि वो दृष्टि देखकर ही सामने वाला शत्रु भाग जाना चाहिए। तो इस प्रकार की दृष्टि, ये दृष्टि का तेज जब हमारे में होगा तो इस प्रकार के अत्याचार करने का किसी भी समाज विघातक शक्ति की क्षमता नहीं होगी। हम नियुद्ध में एक श्लोक बोलते हैं, संप्रेरणार्थः संकल्पः त्वराच सहज क्रिया वज्राघातश्च चमत्कारो नियुद्धे षट क्रियामता। ये 6 बातें नियुद्ध के लिए आवश्यक है। आज हम समाज में घूमते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जब मैं विभिन्न महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ तो अक्सर पूछती हूँ एक प्रश्न कि आप में से कितने लोग हैं कि जिनके ऊपर ऐसी कभी ना कभी किसी लड़के ने छेड़छाड़ की है या इस प्रकार की घटना हुई है। तो बहुत सारी लड़कियां हाथ खड़ा करती है। तो आज ये विषय है, वास्तव में समाज में है, लेकिन इसका अगर हमें विरोध करना है तो हमारी मुट्ठी में ऐसी ताकत होनी चाहिए जो एक प्रहार मारने से वज्राघात हो, त्वरा हो, एक प्रकार का संकल्प शक्ति हमारे में होने की आवश्यकता है। कोई अगर पास से जाए और वो अगर कुछ छेड़छाड़ करते हुए जाए तो हम इतने सतर्क रहने चाहिए
यानी अगर हमें तेजस्वी बनना है तो सतर्कता लाना भी बहुत आवश्यक है। इतने हम सतर्क रहने चाहिए कि उल्टा खींच के चाटा लगाने की हिम्मत हमारे में होनी चाहिए। तो आज ये महिला सुरक्षा वाला जो विषय है, घरेलू हिंसा वाला विषय है, हमें अपनी शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत ये दोनों आज के दिनों में बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये सारी विपरीत शक्तियां अपनी ताकत उनकी कम हो सकती है। हमें नाजुक नहीं बनना है। बहुत बार आजकल देखती हूँ कि थोड़ी सी लग जाती हैं, रास्ते में चल रहे हैं, थोड़े से गिर गए, थोड़ा सा कहीं चोट आ गई तो हम इतने नाजुक हो जाते हैं, उसको सहन करने की शक्ति हमारे में नहीं रहती। अगर इतनी छोटी चोट भी अगर हम सहन नहीं कर सकते तो बड़े बड़े जीवन में आने वाली समस्याएं हम किस प्रकार सहन करेंगे। इस प्रकार इसलिए हमें नित्य व्यायाम, योग साधना, अच्छा आहार, ये कुछ बातें हैं। अगर हमें तेजस्वी बनना है तो हमें नित्य व्यायाम करना ही होगा। दुर्भाग्य से आज युवतियों में नित्य व्यायाम करने का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो बहुत कम है। तो आज हमें कहीं ना कहीं नित्य व्यायाम करने की आवश्यकता है। कभी कुछ छोटी बात होती है तो उसको छोड़ देना। ऐसे कुछ प्रयोग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम तेजस्वी नहीं बन सकते। अभी तेजस्वी बनने के लिए और 2-3 बातों का अगर जिक्र करूं तो हमें वीर महापुरुष, वीरांगनाओं के कम से कम हमने जीवन में किसी एक वीरांगना या वीर महापुरुष का चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके चरित्र पढ़ने से हमें जो ताकत मिलती है तो वो हमें इस परिस्थिति में को निभाने में मदद करती है। फिर ऐसे कुछ गीत गाने चाहिए कि जिससे हमारे मन की तेजस्विता बढ़े। एक गीत है, ओ विजय के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज जगा दे। तो वो सूरज की जो प्रखरता है वो अगर हम में लानी है तो इस प्रकार से हमें कुछ गीत गाने होंगे, हमें कुछ खेल खेलने होंगे जिससे हमारे मन में एक विजिगीषु वृत्ति यानी जीतने की इच्छा, मैं कुछ भी करूं तो मैं जीतूंगी उसमें, इस प्रकार की एक विजिगीषु वृत्ति भी तेजस्विता के लिए आवश्यक है। तो हम स्वयं तेजस्वी बने और हम दूसरों में भी तेजस्विता जगाएं। मेरी जो सहेलियां हैं, मेरे आसपास रहने वाले जो रिश्तेदार हैं, मेरे आयु की जितनी भी तरुणियां हैं, उन सबको ऐसे कुछ तेजस्वी घटनाएं हमने सुनानी चाहिए कि जो तेजस्वी घटनाएं सुनने के कारण उनका खून खौल जाना चाहिए और उस तेज से, उस शारीरिक तेज से, उस मानसिक तेज से, बौद्धिक तेज से, आध्यात्मिक तेज से इस नव भारत का अवश्य निर्माण होगा। ऐसा एक दृढ़ संकल्प और साधना के बिना तेज आना और तेजस्वी बनना असंभव है। तो इस साधना के लिए इस अनेक प्रकार की बातें जिसका उल्लेख मैंने इसके पूर्व किया, तो इसकी एक नित्य निरंतर साधना हमें करनी होगी, तभी हम तेजस्वी बन सकते हैं। ऐसी तेजस्वी तरुणियां जब बनेगी, शायद ऐसे ही तेजस्वी युवाओं की स्वामी विवेकानंद को अपेक्षा थी, जिन्होंने कहा था कि मुझे मात्र 100 दो। तो 100 लोग आज पूरे भारत का चित्र कब निर्माण बदल सकते हैं। तो ऐसे पूरे गुणों से, तेजस्वी गुणों से युक्त जब तेजस्वी युवा होंगे तो निश्चित रूप से हम इस नव भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमने अभी थोड़े दिन पूर्व गीत गाया, हम युवा है हम करे मुश्किलों से सामना, मातृभूमि हित जिए है हमारी कामना। तो आज का ये जो संकट है, तो उससे हमें आगे बढ़ने के लिए हम सभी मुश्किलों का सामना करने की ताकत हमें भारत माता, ईश्वर निश्चित प्रदान करेगा। हम जिस भी क्षेत्र में जाए, आज कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है तो नए नए एप्लीकेशन निर्माण करें। आप में से आज जो वैद्यकीय क्षेत्र में है, आज कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करने का पूरा विश्व में एक प्रकार का आह्वान है बड़ा। तो मैं किस क्षेत्र में हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे क्षेत्र में मैं कौन सा अच्छा तेजस्वी काम कर सकती हूँ, इसका ही सतत विचार करेंगे तो अवश्य इस नव भारत का निर्माण होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। भारत माता की जय।